नमस्कार। आज 2 मई 2026 की सबसे बड़ी खबरों के इस नए विश्लेषण में स्वागत है। आज हम इन अहम खबरों को एक विजुअल सफर के जरिए समझेंगे ताकि आज के सबसे जरूरी मुद्दे बिल्कुल स्पष्ट हो सकें। तो चलिए जल्दी से आज का एजेंडा देख लेते हैं। हम बात करेंगे नए इमरजेंसी अलर्ट्स की, मराठी भाषा को लेकर चल रहे नए विवाद की, नर्मदा में हुए एक दर्दनाक नाव हादसे की और आखिर में क्रिकेट और वेपिंग से जुड़े एक नए कंट्रोवर्सी की। शुरुआत करते हैं उस तेज आवाज से जिसने शायद आज अचानक पूरे देश में करोड़ों मोबाइल फोन्स को गुंजा दिया था। सबके फोन पर एक एक्सट्रीमली सिवियर अलर्ट का मैसेज आया था। आइए इस नए सिस्टम की तकनीक को और करीब से समझते हैं। तो देखिए, यहाँ सबसे अहम चीज है सचेत को समझना। ये C. द्वारा बनाया गया एक स्वदेशी इंटीग्रेटेड अलर्ट सिस्टम है। मतलब आज के वक्त में ये प्लेटफॉर्म भारत के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बिल्कुल एक्टिव है, ताकि किसी भी आपदा के आने पर तुरंत अलर्ट भेजा जा सके। अब आपके मन में आएगा कि नॉर्मल SMS से ये नया सिस्टम अलग कैसे है? तो बात यह है कि नॉर्मल टेक्स्ट SMS को तो हम आसानी से म्यूट कर सकते हैं, पर यह नया सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम बिल्कुल अलग है। भूकंप हो या केमिकल लीक जैसी इमरजेंसी, ये सिस्टम आपके फ़ोन के साइलेंट या डू नॉट डिस्टर्ब मोड को बाईपास करके एक बहुत तेज़ अलार्म बजाता है, ताकि खतरे की स्थिति में इस पर तुरंत ध्यान जाए। और इस पूरे सिस्टम का जो स्केल है ना, वो सुनकर आप सच में हैरान रह जाएंगे। 134 बिलियन। जी हाँ, आपदा प्रबंधन अधिकारियों ने इस बुनियादी सिस्टम का इस्तेमाल करके अब तक 19 अलग-अलग भाषाओं में 134 बिलियन से भी ज्यादा SMS अलर्ट्स भेजे हैं। ये आंकड़ा अपने आप में इसकी क्षमता को दिखाता है। खैर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्षेत्रीय राजनीति पर नजर डालते हैं, जहां महाराष्ट्र में ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स के लिए बनाए गए नए नियमों पर काफी बहस चल रही है। देखिए, पहले महाराष्ट्र सरकार का आदेश था कि 1 मई से सभी ड्राइवर्स को मराठी आनी ही चाहिए, लेकिन यूनियन के विरोध के बाद सरकार ने इसमें थोड़ा बदलाव किया है। अब सीधे नियम थोपने के बजाय एक 100 दिन का एक वेरिफिकेशन ड्राइव चलाया जाएगा। इसका पूरा फोकस फंक्शनल मराठी पर होगा, यानी उतनी मराठी जिससे आसानी से कामकाज चल सके। इससे नॉन मराठी ड्राइवर्स को भाषा सीखने का समय मिल जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि इस पर इतना राजनीतिक हल्ला क्यों मचा है? वजह इन आंकड़ों में छुपी है। अगर हम ध्यान दें तो भारत की कुल वर्कफोर्स यानी कार्यबल का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 37% सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश से आता है। और यही वजह है कि इस फैसले का असर इन प्रवासी मजदूरों पर पड़ता है। जैसे समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे जी ने कहा कि ये लोग समाज के पिछड़े वर्ग से आते हैं। इन पर भाषा को जबरदस्ती थोपना उन्हें अंदर से तोड़ देगा, क्योंकि इन मजदूरों की कमाई पर इनके दूर बैठे पूरे परिवार निर्भर होते हैं। इस मुद्दे पर बाकी पार्टियों का क्या कहना है? तो यहाँ सबकी अलग अलग राय आई है। बीजेपी का मानना है कि क्षेत्रीय पहचान और सबको बराबर मौका देने में एक बैलेंस होना चाहिए। जेडीयू कहती है कि ड्राइवर्स को सीखने के लिए वक्त मिलना चाहिए। वहीं कांग्रेस इस आदेश को देश के फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ मानती है। और निषाद पार्टी ने चेतावनी दी है कि ऐसे अनिवार्य नियम सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ सकते हैं। खबरों में थोड़ा और आगे बढ़ते हुए अब एक बेहद दुखद घटना का रुख करते हैं। जबलपुर के बरगी डैम पर जो ट्रैजिक नाव हादसा हुआ, आइए समझते हैं कि आखिर इसके पीछे क्या प्रशासनिक और तकनीकी गलतियां हुई थीं। दुर्भाग्य से इस हादसे में 9 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जिसमें एक 4 साल का बच्चा भी शामिल था। और सबसे हैरानी की बात पता है क्या है? इस नाव की कैपेसिटी 90 लोगों की थी, लेकिन उस वक्त इस पर सिर्फ 40 लोग थे। तो कम भीड़ होने के बावजूद इतना बड़ा हादसा आखिर हुआ कैसे? अगर हम घटनाक्रम को देखें तो समझ आएगा कि ये हादसा असल में वार्निंग्स को अनदेखा करने का नतीजा था। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाओं की चेतावनी थी, जिसे इग्नोर किया गया। फिर सारे यात्री खुले अपर डेक पर जमा हो गए। इससे फिजिक्स का एक सीधा सा नियम लागू हुआ और बोट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूरी तरह बिगड़ गया। बोट बुरी तरह हिलने लगी, जिसके बाद पानी लोअर डेक में भर गया और लोग वहीं फंस कर रह गए। जैसा कि होता है, इस घटना के बाद प्रशासन तुरंत हरकत में आया। क्रूज पायलट, हेल्पर और टिकट इंचार्ज को नौकरी से निकाल दिया गया। रिजॉर्ट मैनेजर को सख्त लापरवाही के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। और अब एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है, जिसका काम भविष्य के लिए सख्त स्टैंडर्ड ऑपरेशंस प्रोसीजर्स तय करना है।
चलिए अब आखिर में सड़कों और पानी के मुद्दों से मैदान के बाहर निकलते हैं और सीधे क्रिकेट के ड्रेसिंग रूम का रुख करते हैं, जहां नियम थोड़े अलग ढंग से बदल रहे हैं। राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी रियान पराग का ड्रेसिंग रूम में वेप करने का एक दृश्य इस हफ्ते तहलका मचा गया। इस पर बीसीसीआई ने उन पर भारी जुर्माना लगाया है और इसे खेल की छवि खराब करने वाला आचरण माना है। ये घटना सच में दिखाती है कि पब्लिक हेल्थ और प्लेयर्स के बिहेवियर को लेकर आज खेल जगत का नजरिया कितना नाटकीय ढंग से बदल गया है। अगर हम थोड़ा हिस्ट्री में जाएं तो ये सांस्कृतिक बदलाव बहुत दिलचस्प लगता है। जरा सोचिए, 1980 के दशक में बेंसन एंड हेजेस जैसी टोबैको कंपनीज ऑस्ट्रेलियन टीम को स्पॉन्सर करती थी और शेन वॉर्न जैसे खिलाड़ी ओपनली स्मोक करते थे। 1996 के वर्ल्ड कप में आईटीसी ने 5 मिलियन पाउंड्स का कैंपेन चलाया था, और आज 2026 में रियान पराग को ड्रेसिंग रूम में वेप करने पर स्ट्रिक्ट पेनल्टीज झेलनी पड़ रही हैं। लेकिन स्पोर्ट्स एनालिस्ट्स इस घटना को एक अलग ही नजरिए से देख रहे हैं। टीम मैनेजर का मैच के दौरान मोबाइल फोन यूज करना, फिर कप्तान का पूरे स्क्वाड के सामने वेप करना और पुराने स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल्स की हिस्ट्री, ये सारी चीजें आपस में जुड़कर उस अदृश्य माहौल या कल्चर पर बड़े सवाल खड़ी करती हैं, जहां आचरण के नियम शायद काफी ढीले हैं। तो सब कुछ देखने और समझने के बाद ये एक सवाल छोड़ जाता है, नियम और जुर्माने चाहे कितने भी सख्त क्यों न हो जाएं, पर आज के टाइम में किसी भी टीम का अदृश्य कल्चर और उसके सबसे बड़े सितारों का आचरण आखिर तय कौन करता है? आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही सटीक समाचार विश्लेषण के लिए बने रहिए।